साथियों नमस्ते। आज हम प्रश्नावली 8.2 के प्रश्न करेंगे और इस प्रश्नावली के अधिकतम प्रश्न जो है वो मध्य बिंदु प्रमेय पर आधारित है। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये मध्य बिंदु प्रमेय क्या होता है। ठीक है, तो मान लीजिए अगर मेरे पास एक त्रिभुज है ABC, ये मेरे पास एक त्रिभुज है A, B और C। तो मध्य बिंदु प्रमेय ये कहती है कि किसी भी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाओं का अगर हमें मध्य बिंदु दिया हुआ है और उन दोनों मध्य बिंदुओं को हम मिलाते हैं तो वो जो भुजा हमें प्राप्त होती है वो तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और तीसरी भुजा की आधी भी होती है। ठीक है, अब इसको गणित में कैसे लिखना है, तो मान लो ये त्रिभुज है जिसकी दो भुजा, एक तो भुजा AB का मध्य बिंदु है M और AC का मध्य बिंदु है N। ठीक है, तो जब हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमें एक भुजा मिलेगी MN। अब ये जो भुजा MN है वो इस त्रिभुज की तीसरी भुजा यानी BC, ठीक है, इस भुजा के समांतर होगी, BC के समांतर भी होगी और ये जो भुजा MN है वो इस तीसरी भुजा की आधी भी होगी यानी 1/2 BC होगी। ठीक है, अब आप कहोगे सर आधा तो MN है तो आपने 1/2 का BC से क्यों गुणा किया, यानी BC को क्यों आधा किया। BC को आधा इसलिए किया क्योंकि मुझे इन दोनों को बराबर करना है। ठीक है, तो बराबर कब होगा, जब मैं इधर आधा का गुणा करूंगा। समझ गए ना। अब इसको ऐसे समझो, जैसे MN है 5 सेंटीमीटर और BC है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब मुझे इन दोनों को बराबर करना है। तो MN तो 5 है, BC 10 है, तो ये बड़ी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 1/2 का गुणा करना पड़ेगा। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। कैसे कि 2 का हम भाग देंगे 10 में तो कितनी बार जाएगा, 5 बार। समझ गए ना। तो हमें ये प्रमेय याद रखनी है। क्या होती है मध्य बिंदु प्रमेय, कि किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि कोई भी दो भुजाओं का मध्य बिंदु हमें दिया हुआ है तो ये जो भुजा होती है वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और तीसरी भुजा के आधी भी होती है। इसी को हम मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद रखना। अब हम प्रश्न संख्या 1 करेंगे। तो प्रश्न 1 है, ABCD एक चतुर्भुज है, यानी ये ABCD हमें एक चतुर्भुज दिया है जिसमें बिंदु PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी ये जो बिंदु P है वो AB का मध्य बिंदु है, बिंदु Q जो है वो BC का मध्य बिंदु है, R जो है वो CD का मध्य बिंदु है और S जो है वो DA का मध्य बिंदु है। ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, AC उसका विकर्ण है, यानी ये जो A से C वाली भुजा है, ठीक है, ये इस चतुर्भुज ABCD का क्या है, विकर्ण है। दर्शाइए कि। अब हमें इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले देखो, हमें SR को समांतर करना है AC के, यानी ये भुजा जो SR है वो AC के समांतर है, ये बताना है। और जो भुजा SR है, ये जो भुजा SR है वो इस विकर्ण AC की आधी है ना, यानी ये जो भुजा SR है वो विकर्ण की आधी है, ये भी हमें बताना है। तो ये हम किससे बता पाएंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो हम ये एक काम करते हैं, इस प्रश्न के उत्तर के लिए यहाँ हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज DAC है ना। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज DAC में। तो मैं ये त्रिभुज बना लेता हूँ। ये देखो, ये हमारा हो गया DAC। अब इस DA का मध्य बिंदु क्या है, S, DC का मध्य बिंदु क्या है, R। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं मिलाता हूँ तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में मैं लिख सकता हूँ कि ये जो भुजा SR है, ये जो भुजा SR है वो इस भुजा AC के क्या है, समांतर है ना। यानी ये जो भुजा आपकी AC है इसके समांतर है। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। और क्या लिख सकता हूँ, और ये लिख सकता हूँ कि ये जो भुजा SR है वो इस तीसरी भुजा AC की क्या है, आधी है। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। ये दोनों ही चीजें तो हमें सिद्ध करनी थी। देखो ये तो ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई। अच्छा, ये दोनों सिद्ध किस प्रमेय से हुई, मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, तो हम बस इतना सा कारण लिखेंगे और हमारा उत्तर, यानी पहले का उत्तर आ गया। अब दूसरी चीज हमें क्या सिद्ध करनी है, वो देखो, दूसरी चीज हमें सिद्ध करनी है कि ये जो भुजा PQ है, यानी ये भुजा PQ वो इस SR भुजा के क्या है, समांतर है। तो अब हम एक काम करते हैं, हम इसमें दूसरा त्रिभुज लेते हैं, ये वाला त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में।
ठीक है। तो अगर मैं इस त्रिभुज को बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, देखो ये जो बी है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। बी के पास में क्या है, ए है, और बी के पास में क्या है, सी है। अच्छा, ए बी का मध्य बिंदु क्या है, तो ए बी का मध्य बिंदु पी है। बी सी का मध्य बिंदु क्या है, क्यू है। अब इन दोनों भुजाओं को मिला दो, ठीक है। तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम कि ये जो भुजा पी क्यू है वो इस भुजा ए सी के क्या होगी, समांतर होगी, क्योंकि ये इसकी मध्य बिंदु है ना। और ये जो भुजा पी क्यू है वो इस भुजा ए सी के क्या होगी, आधे के बराबर होगी। तो ये हो गया हमारा समीकरण 3 और ये हो गया हमारा समीकरण 4। तो ये दोनों मैं कैसे लिख सकता हूँ, मध्य बिंदु प्रमेय से लिख सकता हूँ। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है कि भुजा पी क्यू एस आर के बराबर है। तो यहाँ पर देखो ये दोनों चीज़ें जो है बराबर है, यानी समीकरण 2 और समीकरण 4 को ध्यान से देखो। समीकरण 4 है पी क्यू जो है वो 1/2 AC के बराबर है। समीकरण 2 है एस आर जो है वो 1/2 AC के बराबर है। यानी ये दोनों ही भुजाएं जो है 1/2 AC के बराबर है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व 4 से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो भुजा पी क्यू है वो इस भुजा एस आर के क्या होगी, बराबर होगी। और इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 5। तो देखो सेकंड में हमें यही सिद्ध करना था, है ना। तो ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। अब तीसरी चीज़ हम सिद्ध करेंगे, और तीसरी चीज़ हमें क्या सिद्ध करनी है, तीसरी चीज़ हमें सिद्ध करनी है पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। यानी पी क्यू आर एस अंदर जो ये चतुर्भुज दिया है वो एक समांतर चतुर्भुज है, हमें ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ एक तो समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये जो भुजा एस आर है वो इस ए सी के क्या है, समांतर है ना। और फिर मैं एक समीकरण ले रहा हूँ 3। समीकरण 3 क्या है, जो भुजा पी क्यू है वो इस ए सी के क्या है, समांतर है। यानी समीकरण 1 और 3 से हमें क्या देखने को मिलता है कि एस आर जो है वो ए सी के समांतर है, पी क्यू जो है वो भी ए सी के समांतर है। तो ये दोनों ही भुजा ए सी के समांतर है। इसका मतलब ये दोनों भुजा आपस में क्या है, समांतर है। देखो ध्यान से समझना, ये भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है ना। तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या है, समांतर है। तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे समीकरण 1 व 3 से मैं ये लिख सकता हूँ कि जो भुजा एस आर है वो इस भुजा पी क्यू के क्या है, समांतर है। और इसको मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 6, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ हो गई हमारी। दूसरी चीज़ क्या आई कि ये जो भुजा एस आर है वो इस पी क्यू के क्या दी हुई है, बराबर भी दी हुई है। देखो समीकरण हमने 5 में इसको सिद्ध किया है ना। तो समीकरण 5 हमारा क्या है कि जब पी क्यू है वो इस एस आर के बराबर भी है। ये हमने कहाँ से लिखा, समीकरण 5 से लिखा, ठीक है। अच्छा, अब समीकरण 6 और ये जो हमने पी क्यू को एस आर के बराबर लिखा, इन दोनों से हमें क्या दिख रहा है, तो इन दोनों से हमें ये दिख रहा है कि जब किसी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो, तो देखो ये दोनों भुजाएं हमें बराबर दी हुई है, ये दोनों भुजाएं हमें समांतर भी दी हुई है। तो जब ऐसा होता है तो मैं कह सकता हूँ पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। हमने ये प्रमेय पढ़ रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः, या फिर यहाँ लिखते हैं यहाँ सम्मुख भुजाओं का एक युग्म बराबर तथा समांतर है। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समझ आया? अगर समझ नहीं आया है तो वीडियो को वापस थोड़ा सा पीछे करो और ध्यान से वापस वीडियो देखो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न 2 है ABCD एक समचतुर्भुज है। तो यहाँ मैंने ABCD एक चतुर्भुज बनाया है और ये कैसा चतुर्भुज है, समचतुर्भुज। यानी इसकी प्रत्येक भुजा समान भी है और इसके जो विकर्ण है, यानी अगर मैं यहाँ पर एक विकर्ण AC खींचता हूँ
और एक विकर्ण BD खींचता हूँ तो ये विकर्ण जो होंगे एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटेंगे, है ना, क्योंकि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं परस्पर लंब होते हैं, तो ये याद रखना। तो ये जो बिंदु मैंने ओ लिया है वो कितने डिग्री का लिया, 90 डिग्री का लिया, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। बिंदु P, Q, R, S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है ना, यानी यहाँ पर जो ये आपकी भुजा AB है, AB, इसका मध्य बिंदु क्या दिया है, P दिया है, ठीक है, ये मध्य बिंदु P हो गया। BC का मध्य बिंदु क्या है, Q है। CD का मध्य बिंदु क्या है, तो CD का मध्य बिंदु R है। और ये जो भुजा आपकी DA है इसका मध्य बिंदु क्या है, S, तो DA का मध्य बिंदु क्या हो गया, S हो गया। आगे प्रश्न कह रहा है दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक आयत है, यानी अगर मैं P को Q से, Q को R से, R को S से और P को S से मिलाता हूँ तो ये जो अंदर चतुर्भुज बना है वो एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है। अब PQRS हमारा आयत कब बनेगा, जब इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होगी और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा, यानी कोण P, कोण Q, कोण R, कोण S, ये प्रत्येक कोण अगर 90 डिग्री होगा तो ये PQRS हमारा क्या बनेगा, आयत बनेगा। तो हमें दो चीजें सिद्ध करनी है, एक तो इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, तो ये आयत बन जाएगा, ठीक है। तो देखो हमें प्रश्न में दिया क्या है, हमें दिया है कि ये जो ABCD है वो एक समचतुर्भुज है, ABCD एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है जिसमें ये जो आपकी विकर्ण AC है वो BD पर क्या है, लंब है, जिसमें विकर्ण AC जो है वो BD पर लंब है, ठीक है। और ये PQRS इसमें मध्य बिंदु दिए हैं क्रमशः AB, BC, CD और DA में, ये भी आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, शॉर्ट में प्रश्न को करेंगे। तो AC लंब है BD पर, ये हमने कहाँ से लिखा, तो ये हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर हम लिख सकते हैं अर्थात ये जो कोण O मैंने लिया है, कोण O जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमें दी हुई है, ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो देखो हमें सिद्ध करना कि ये जो चतुर्भुज PQRS है वो एक आयत है, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक है। तो चलो इसको सिद्ध करते हैं, यानी कि इसकी क्या करते हैं, उपपत्ति करते हैं। तो अगला पॉइंट आ जाएगा हमारा उपपत्ति का, ठीक है। तो देखो इसकी उत्पत्ति करने के लिए मैं त्रिभुज ले रहा हूं ABC। अब देखो इस त्रिभुज को ध्यान से समझना, ये हमारा क्या हो गया, B हो गया, ठीक है। B के पास में ये क्या हो गया, A और ये C हो गया। अब इसके दो मध्य बिंदु है, दोनों मध्य बिंदु क्या है, P और Q, है ना। तो अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी थी कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु होते हैं तो उनको मिलाने पर ये त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर भी होते हैं और तीसरी भुजा के आधी भी होती है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है। अब इस त्रिभुज के अंदर देखो ये जो भुजा PQ है वो इस त्रिभुज AC के क्या है, समांतर है, समीकरण नंबर 1, और इस भुजा PQ के, है ना, PQ की क्या है, आधी के बराबर भी है, ये समीकरण नंबर 2। अच्छा ये दोनों हमने किससे लिखा, मध्य बिंदु प्रमेय से। तो यहाँ लिखेंगे ये आया है मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, ठीक है। अब इसी प्रकार देखो मैं त्रिभुज ले रहा हूं, त्रिभुज DAC, त्रिभुज DAC में। अब इस त्रिभुज में क्या है, देखो ये दोनों मध्य बिंदु है इस त्रिभुज के, है ना। तो ये जो भुजा SR है वो AC के क्या होगी, समांतर होगी। तो हम लिखेंगे भुजा SR जो है वो भुजा AC के क्या होगी, समांतर होगी, समीकरण नंबर 3। और ये जो भुजा SR है वो इस भुजा AC की क्या होगी, आधी होगी, है ना।
तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 4। कारण क्या हो जाएगा? मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, अब देखो समीकरण 1, 2, 3, 4 से मैं क्या कह सकता हूँ, है ना। तो समीकरण 1 और 3 से मैं कह सकता हूँ कि जब भुजा PQ AC के समांतर है, ये भुजा PQ जो है AC के समांतर है, SR भी AC के समांतर है, इसका मतलब ये जो भुजा PQ है वो SR के क्या होगी? समांतर होगी, है ना। तो समीकरण 1 और 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ? समीकरण 1 व 3 से मैं ये कह सकता हूँ कि PQ जो है वो SR के क्या होगी? समांतर होगी। अभी ये चीज़ हमने प्रश्न 1 में पढ़ी थी, है ना। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 5। इसी प्रकार देखो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 व 4 से मैं ये कह सकता हूँ कि जब PQ 1/2 AC के बराबर है और SR भी 1/2 AC के बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में क्या है? बराबर है, यानी PQ और SR आपस में बराबर है। तो यहाँ हम लिखेंगे PQ जो है वो SR के बराबर है, समीकरण नंबर 6। तो देखो समीकरण 5 और 6 से हम क्या कह सकते हैं कि जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर भी हो, आमने सामने की भुजा समांतर भी हो, तो वो चतुर्भुज हमारा क्या बन जाता है? एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है ना। तो हम लिखेंगे समीकरण समीकरण 5 तथा 6 से हम ये कह सकते हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है ना। ये 5 और 6 का मतलब क्या हुआ? 5 और 6 का मतलब हुआ कि जब किसी चतुर्भुज के का एक सम्मुख जोड़े का जो युग्म है वो समांतर भी हो और बराबर भी हो, तो जो वो चतुर्भुज होता है वो हमारा क्या बन जाता है? एक समांतर चतुर्भुज बन जाता है। अब समांतर चतुर्भुज की कुछ विशेषताएं होती है। क्या क्या विशेषताएं होती है तो समझना। यदि कोई भी चतुर्भुज हमें एक समांतर चतुर्भुज दिया है तो उसके आमने सामने की जो भुजाएं होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो अगर ये PQRS हमारा एक समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने की भुजा क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, लेकिन हमें सीधी क्या करना है कि ये एक आयत है। तो देखो एक कंडीशन तो हमारी लागू हो गई कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री करना है। तो अगर ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री आ गया तो ये हमारा क्या बन जाएगा? आयत बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इस चतुर्भुज PQRS में एक छोटा चतुर्भुज लेंगे। ये P, इसको हम नाम दे देते हैं E, यानी ये हमारा बिंदु E हो जाएगा। ये बिंदु पहले से O दे रखा है, इस बिंदु को मैं F कह देता हूँ, F नाम दे देता हूँ, है ना। तो यहाँ मेरा एक चतुर्भुज बन गया। चतुर्भुज क्या बन गया? पेन चेंज कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा चतुर्भुज बन गया PEOF, चतुर्भुज PEOF में। ठीक है, अब इस चतुर्भुज में क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो भुजा PE है वो समांतर है इस चतुर्भुज FO के। कैसे लिख सकता हूँ कि भाई हमें पता है कि ये बड़ी वाली भुजा जो है PQ, ठीक है, ये हमें समांतर दी हुई है भुजा AC के, इस पूरी बड़ी वाली भुजा के AC के समांतर दी हुई है समीकरण 1 में देखो, है ना। तो जब ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर है तो इसके जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। समझ गए? फिर मैं इसी प्रकार जैसे इसको समांतर किया है वैसे कि वैसे इस टुकड़े और इस टुकड़े को भी क्या कर सकता हूँ? समांतर कर सकता हूँ। तो इसको पूरा सिद्ध करने की जरूरत नहीं, आप लिख दो इसी प्रकार और लिख दो PF जो है वो समांतर होगा EO के। ठीक है, अच्छा, जब किसी चतुर्भुज का प्रत्येक सम्मुख भुजा, है ना, यानी ये दोनों भुजाएं समांतर हो और ये दोनों भुजाएं समांतर हो, तो जब किसी चतुर्भुज का प्रत्येक सम्मुख भुजाओं का जोड़ा आपस में समांतर हो तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज बन जाता है। ठीक है, तो लिख सकते हैं अतः PEOF एक समांतर चतुर्भुज है।
अब इसको समांतर चतुर्भुज बनाने से हमें क्या फायदा, तो देखो कोण ओ आपको क्या दिया है 90 डिग्री, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज की एक और विशेषता होती है कि इसकी जो सम्मुख कोण है यानी आमने सामने के कोण वो बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर ये कोण हमारा 90 डिग्री है तो कोण P भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और कोण P 90 डिग्री है तो ये कोण कितना हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। कैसे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी इन दोनों कोणों की जोड़ 180 होगी। तो ये 90 है तो ये कितना हो जाएगा 90, तभी तो 90 और 90 180 होगा, है ना। अब ये 90 है तो इसके सामने वाला कोण कितना हो गया, ये भी हमारा क्या हो गया 90, ठीक है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, है ना। तो ये तो इसमें बराबर हुए। अब देखो पी क्यू आर एस भी हमारा क्या है समांतर चतुर्भुज, यानी इस कोण P के सामने वाला ये कोण 90 होगा, ये भी कोण 90 होगा, ये भी कोण हमारा 90 होगा। समझ में आई बात, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ कोण O बराबर होगा कोण P के, और ये कोण P हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि कोण O 90 डिग्री है तो P भी हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अच्छा ये कहाँ से आया, तो ये हमें दिया है, ये हमें कोण O जो है 90 डिग्री दिया है, और कोण O और P बराबर क्यों होगा, क्योंकि ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब जब कोण P हमारा 90 डिग्री है ना, जब कोण P हमारा 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं क्योंकि कोण P जो है वो 90 डिग्री है, अतः ये चतुर्भुज PQRS, चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्या है, एक आयत है। समझ में आया, यानी हमने सिद्ध कर दिया कि इस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर भी है और इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री भी है, इसलिए ये PQRS एक क्या है आयत है, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, ABCD एक आयत है, यानी यहाँ ABCD एक हमें आयत बनाना है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी AB का मध्य बिंदु हमें क्या लिखना है यहाँ पर P, BC का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा Q, और CD का मध्य बिंदु हो जाएगा R, और DA का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा S। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है ना। यानी अगर मैं P को Q से मिलाता हूँ, Q को S से मिलाता हूँ, S को R से मिलाता हूँ और S को P से मिलाता हूँ, तो ये जो चतुर्भुज मुझे अंदर मिलता है वो एक समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। यानी समचतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जो एक समांतर चतुर्भुज तो हो लेकिन इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या हो समान हो, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं, ठीक है। यानी हमें प्रत्येक भुजाओं को क्या करना है, समान करना है। अगर प्रत्येक भुजाएं समान हो जाएगी तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि PQRS क्या है, एक समचतुर्भुज है, ठीक है। तो देखो इस प्रश्न में हमें दिया क्या है, हमें दिया है कि ये जो ABCD चतुर्भुज है, चतुर्भुज ABCD एक आयत है। क्या है, आयत है। अब ये आयत है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जो ये आमने सामने की भुजाएं हैं वो बराबर है और प्रत्येक कोण क्या है 90 डिग्री का है। ये आयत की परिभाषा है, ठीक है। अच्छा हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना कि ये जो अंदर PQRS चतुर्भुज बन रहा है वो एक समचतुर्भुज है। चतुर्भुज PQRS एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा तो सिद्ध करने से हम पहले इसमें क्या एक रचना कर लेते हैं। रचना में हमें क्या करना है, हमें दो विकर्ण खींचने हैं इस चतुर्भुज ABCD में, एक तो AC विकर्ण और दूसरा BD विकर्ण, ठीक है। तो रचना में हम लिखेंगे कि विकर्ण AC व BD खींचा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारी रचना हो जाएगी। अब चलो इसकी उत्पत्ति करते हैं, यानी कि इसको सिद्ध करते हैं।
तो देखो, इसको सिद्ध करने के लिए पहले मैं ये त्रिभुज ले रहा हूँ ए बी सी, है ना, त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो, इस त्रिभुज के अंदर हमने एक मध्य बिंदु प्रमेय पढ़ी, है ना। मध्य बिंदु प्रमेय क्या थी कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं का अगर हमें मध्य बिंदु दिया जाता है तो ये जो भुजा होती है वो तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और इसकी आधी भी होती है ना। प्रश्न 1 और 2 में हमने इसको ठीक से समझा था। इसका मतलब है कि ये जो भुजा पी क्यू है वो इस एसी भुजा के क्या है, समांतर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि ये जो मैंने भुजा पी क्यू ली है वो भुजा एसी के क्या है, समांतर है। और ये जो भुजा छोटी वाली भुजा पी क्यू है वो इस विकर्ण की आधी है ना, एसी की आधी है। तो यहाँ हम लिखेंगे ये जो भुजा आपकी पी क्यू है, भुजा पी क्यू जो है वो 1/2 एसी के बराबर है। 1/2 एसी के क्या है, बराबर है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1। कारण क्या होगा, कारण हमारा हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है, ये हमारा कारण हो जाएगा। इसी प्रकार हम एक त्रिभुज और लेंगे, कौन सा, ए सी डी, ये वाला त्रिभुज, है ना। तो त्रिभुज ए सी डी में, तो देखो इस त्रिभुज के अंदर ये दोनों मध्य बिंदु है। इसका मतलब इन दोनों को जब मैं मिलाता हूं तो ये जो भुजा है वो इस तीसरी भुजा के समांतर भी होगी और आधी भी होगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि जो भुजा एस आर है वो AC के समांतर भी होगी और SR जो है वो इस भुजा AC की आधी भी होगी, है ना। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, कारण हो जाएगा मध्य बिंदु प्रमेय से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब देखो, समीकरण 1 हमें कहता है कि जो PQ है वो AC के समांतर है, यानी ये जो PQ है वो AC के समांतर है। और समीकरण 2 कहता है SR जो है वो AC के समांतर है। SR जो है वो AC के समांतर है, यानी PQ भी AC के समांतर, SR भी AC के समांतर। इसका मतलब हुआ कि ये जो PQ है वो SR के क्या होगी, समांतर होगी। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 व 2 से मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो PQ भुजा है वो इस भुजा SR के क्या होगी, समांतर होगी। और देखो, समीकरण 1 और 2 से मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो भुजा PQ है वो AC की आधी है और SR भी देखो AC का क्या है, आधा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है, 1/2 AC के बराबर है, इसलिए PQ और SR आपस में क्या है, बराबर है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ समीकरण 1 तथा 2 से PQ जो है वो SR के क्या होगा, बराबर होगा। अब हम जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के अंदर सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा बराबर भी हो और समांतर भी हो तो वो हमारा कैसा चतुर्भुज बन जाता है, समांतर चतुर्भुज बन जाता है। इसे मैं देता हूं समीकरण नंबर 3। तो मैं समीकरण 3 से ये कह सकता हूं, समीकरण 3 से मैं ये लिख सकता हूं कि जो चतुर्भुज PQRS है वो एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो हमने एक चीज तो इसमें प्रूव कर दी कि PQRS हमारा क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज, यानी इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। अच्छा, अब मुझे क्या सिद्ध करना है कि ये एक सम चतुर्भुज है। तो इसको कैसे सिद्ध करेंगे, अगर हम इस चतुर्भुज की कोई भी एक भुजा, जैसे मैंने ले लो ये SR भुजा ले ली, ठीक है, अगर इस SR भुजा को मैं इस पास वाली भुजा यानी इस आसन्न भुजा के बराबर करता हूं, ठीक है, इस भुजा को इसके बराबर करता हूं तो मेरी प्रत्येक भुजा आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। तो अगर ये भुजा इसके बराबर अगर मैंने कर ली, है ना, ये भुजा इसके बराबर कर ली तो ये भुजा इसके भी बराबर हो जाएगी क्योंकि ये दोनों बराबर है ना। अब ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर, इसका मतलब ये भुजा और इसके भी बराबर हो जाएगी, यानी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो देखो, इन दोनों भुजाओं को बराबर करने के लिए मैं यहाँ एक त्रिभुज ले रहा हूँ BDC, है ना, कौन सा, BDC, ये वाला त्रिभुज। ये हमारा हो गया B, ये हो गया D और ये हो जाएगा C। और यहाँ पर हमें मध्य बिंदु दिए हुए दोनों कौन कौन से, ये हो गया R और ये Q। ठीक है, तो इस त्रिभुज को ले रहा हूँ मैं, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज BDC में
अब इस त्रिभुज में भी क्या हो रहा है, मध्य बिंदु प्रमेय लागू हो रही है ना। तो मैं इसमें क्या लिख सकता हूँ कि ये जो भुजा आर क्यू है वो इस भुजा के समांतर भी होगी और इस भुजा की आधी भी होगी, है ना। तो अब मुझे यहाँ समांतर फैक्टर तो नहीं लाना है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस भुजा आर क्यू को इस डीबी की आधी लिख देता हूँ, यानी आर क्यू बराबर है 1/2 BD। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कारण क्या हो जाएगा, मध्य बिंदु प्रमेय। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इस BD की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, है ना। हमें पता है कि किसी भी आयत के अंदर, ये ABCD हमारा क्या है, आयत है ना। तो हम जानते हैं कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो आपस में हमेशा बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये जो AC विकर्ण है वो इस BD विकर्ण के क्या होगा, बराबर होगा, है ना। तो मैं AC की जगह क्या लिख सकता हूँ, BD लिख सकता हूँ। बात समझ गए ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, RQ बराबर 1/2, BD की जगह क्या लिख सकता हूँ, AC लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि BD बराबर AC होगा। कारण क्या होगा, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, आयत के विकर्ण। ठीक है, ये हमारा कारण हो जाएगा। चलो, अब RQ बराबर 1/2 AC लिखने से हमें क्या मिलेगा। तो देखो 1/2 AC किसके बराबर है ना। 1/2 AC जो है SR के बराबर है, क्योंकि मुझे इस भुजा और इस भुजा को बराबर लेना है। तो वो SR वाला समीकरण हम देखेंगे। SR किस में, समीकरण 2 में, है ना। तो ये जो है 1/2 AC की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, SR भी लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 1/2 AC किसके बराबर है, SR के बराबर है। तो यहाँ मैं अब क्या लिख सकता हूँ कि भाई RQ बराबर 1/2 AC की जगह लिख सकता हूँ SR, है ना। तो यहाँ SR लिख सकता हूँ। क्यों लिख सकता हूँ, समीकरण 2 से ये मैं लिख सकता हूँ कि जो 1/2 AC है वो SR के बराबर है। तो यहाँ SR लिख सकता हूँ। अच्छा, मैंने क्या बराबर कर दिया कि ये जो भुजा RQ है वो SR के बराबर है ना। और PQRS हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब ये हुआ, जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर भी हो गई, है ना। और ये भुजा इसके बराबर है, तो ये भुजा इसके बराबर भी हो गई। यानी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अब हम आगे लिखेंगे, क्योंकि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है तथा इसकी आसन्न भुजा SR व RQ भी बराबर है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो PQ है वो इस RQ के बराबर होगी, RQ SR के बराबर होगी और SR PS या SP के बराबर होगी। यानी सारी भुजाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, है ना। और सारी भुजाएं जब बराबर हो जाएगी तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, अतः PQRS एक समचतुर्भुज है ना। यानी ये एक समांतर चतुर्भुज है और समांतर चतुर्भुज होने के कारण, क्योंकि इसकी सारी भुजाएं समान है, इसलिए एक समचतुर्भुज भी है। समझ गए ना। ओके। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको YouTube के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।